Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, yesterday we had read about the lesson number 3, political development in South India, 700 to 1200 AD, in which we have read about the case study of the Cholas. Here we have read Vijayalaya, Parantaka first, Madhuri Kondavan, Rajaraja first, राजेंद्र चोलास. ये सब चीज़ें हमने रीड की थी. इसके अलावा हमने रीड किया यहाँ के चोलापुरम के बारे में, गंगईकोंडा चोलापुरम के बारे में रीड किया. इसी के साथ साथ बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर के बारे में हमने रीड किया. राजेंद्र चोला, राजेंद्र सेकंड के बारे में भी हमने रीड किया. कॉजेज क्या रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के, संघर्ष के, इसके बारे में भी हम आज रीड करेंगे. क्या कारण थे इनके संघर्ष के? एक्चुअल में मेन कारण तो अपनी व्यवस्था या अपना अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, अधिक से अधिक उनकी साम्राज्य को और अधिक विस्तृत करना, बढ़ाना, यही एक उद्देश्य था. क्योंकि हर एक व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि किस तरह से हमारा राजा या प्रजा जहाँ तक हो सके अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से अधिक अपना साम्राज्य स्थापित हो, और उसके लिए युद्ध के अलावा कोई दूसरी और कोई योजना या तरीका वहाँ उस टाइम पे नहीं था. तो कोजेज जो कॉन्फ्लिक्ट्स के रहे चोलाओं के किंगडम्स ऑफ श्री विजय के बारे में. चोलाज स्पेशली द रूलर राजेंद्र चोला, चोलाओं का स्पेशल जो राजेंद्र चोला जो हुआ, हैड टू फाइट अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय विच कंप्राइज द मलया पेनिनसुला एंड सुमात्रा ड्यू टू वेरियस कोजेज. उसके बहुत सारे कारण थे कि यहाँ पे श्री विजय किंगडम्स जो है उनका रहा, और यहाँ मलया पेनिनसुला और सुमात्रा पर उन्होंने अधिकार किया. इंडियन मर्चेंट्स अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. वाई? बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना. इंडियन मर्चेंट्स, व्यापारी वर्ग जो था, यहाँ पे खूब पैसा कमाता था, कारण कि यहाँ के व्यापारिक व्यवस्थाएं ठीक थी, या यहाँ से व्यापार करने की जो जगह थी, व्यापार करने के जो तौर तरीके थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना के साथ में, क्योंकि इन्हीं से इनकी अर्निंग होती रही. ये आज का ही नहीं है सिस्टम, ये बहुत पुराने टाइम से व्यापारिक व्यवस्थाएँ वगैरह चली आ रही हैं. देयर शिप्स पास्ड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का विच वॉज हेल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजय. जो शिप्स वगैरह जो पास होते थे यहाँ से मलक्का के रास्ते से, और ये किंगडम जो श्री विजय का साम्राज्य की स्थापना जो की गई इससे संबंधित थी. व्हेन दिस किंगडम ट्राइड टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर द इंडियन मर्चेंट्स द चोला किंग्स हैड टू इंटरवेन. अगर कभी भी कोई यहाँ परेशानी होती थी तो इंडियन मर्चेंट्स के साथ में तो चोला वगैरह जो थे इसमें दखलंदाजी किया करते थे या समझौते कराते थे. इसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ दीज मर्चेंट्स बिलोंग टू द चोला किंगडम. अधिकतर व्यापारी क्या थे, वो चोला साम्राज्य से संबंधित ही हुआ करते थे. यही कारण था कि वो लोग उधर से ही वहाँ पे व्यवस्था के हिसाब से या अपने अधिकारों के आधार पे वो व्यापारी वर्ग उन्हीं के माध्यम से संपर्क में रहता था. चोला रूलर्स आल्सो अर्नड अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस ट्रेड. और मेन कारण क्या था, जो भी व्यापारी होते थे, व्यापार जो किया जाता था उनके माध्यम से यहाँ पे टैक्स वगैरह लिया जाता था. और टैक्स या रेवेन्यू जिसको बोल सकते थे, ये एक प्रकार से व्यापारियों को फ़ायदे भी देते थे, और इसी के साथ साथ वहाँ के राजा महाराजाओं या शासक जो हुआ करते थे उनकी भी इकोनॉमी या आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम उसमें किया जाता था. तो इस तरह से यहाँ चोला रूलर्स वगैरह जो थे उसमें मेन कारण क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य स्वार्थी था, और यही कारण था कि वो अपने उद्देश्य के हिसाब से ही वहाँ उसके कॉन्टेक्ट में रहा करते थे. चोला रूलर्स जो कि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी में रहे, और इसी के साथ साथ वो हमेशा यहाँ पे नेवल एक्सपीडिशन, नेवल जानते हो, एक हमारे यहाँ पे एयर है वायुसेना, एक आर्मी है थल सेना, और तीसरी है नेवल. नेवल से मतलब नेवी से रिलेटेड, मतलब समुद्री रास्तों के माध्यम से जो सेना तैयार होती है और उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए जो सेना उसके लिए ही होती है. सिर्फ कौन सी, जो नेवल अभियान जो चलाए जाते हैं, समुद्री अभियान जो होते हैं, पानी से रिलेटेड जो होते हैं, जाने आने के रास्ते या सैनिकों का तैयार जमावड़ा युद्ध, वो पानी से संबंधित थे, तो वो नेवी से रहते हैं.
ठीक है। ये नेवल एक्सपीडिशन यहाँ पे चलते थे किंगडम ऑफ श्रीविजय के लिए, और इसको फोर्सेस के माध्यम से इसमें हटाया गया था। उसके बाद चोला गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स चीफ फीचर्स, कौन कौन से विशेष काम हुए उसमें। चोला गवर्नमेंट के बारे में हम जानते हैं। चोला जो शासक हुए, चोला शासकों के बारे में, जैसे कि मुख्य उद्देश्य उनका अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही रहा, तो चोला साम्राज्य में जो सिस्टम था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। सिस्टम जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का था बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, संगठित बनाया हुआ था और एफिशिएंट, जानते हो निपुण थे वो हर तरह से। किंग जो हेड था सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ ही करता था। ही वॉज अ पावरफुल बट द एक्चुअल अपॉन द बट ही एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट अफेयर्स। लेकिन जो भी सरकारी काम, मतलब कि सरकारी का राजा का मुख्य उद्देश्य जो भी था, सबकी सलाह मशवरा लेकर के जो भी मंत्री वगैरह होते थे उस टाइम पे, उन्हीं के माध्यम से वो लोग अपना फैसला या अपनी जो नई अभियान चलाने का या किस तरह से नई योजना बनाने का था, तो उसमें सबकी सलाह लेना आवश्यक हो तो समझते थे। क्योंकि हो सकता था कि एक व्यक्ति किस तरह की सलाह दे, लेकिन अगर मंत्रीगण सारे बैठते हैं तो वो उनकी सलाह वगैरह सबके फ़ायदे के हिसाब से रखी जा सकती है। तो ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट अफेयर्स में काम करती थी, चीफ ड्यूटी होती थी उनकी कि लोग वो सारा वेलफेयर जो लोगों की भलाई के लिए भी काम करें। और पर्सनली वो राजा जो था वहाँ का, वो पर्सनली वेंट ऑन टूर्स, वो खुद भी टूर्स वगैरह पे जाया करता था। अभियान होते थे, कहीं जाने आने का काम होता था, तो उनका भी जाना इसमें शामिल होता था। गवर्नमेंट बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय द असेंबलीज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा उस टाइम भी चुनाव हुआ करते थे, असेंबलियाँ वगैरह बनाई जाती थी, और गवर्नमेंट बिजनेस व्यवसाय वगैरह वो उसके ऊपर निर्भर करते थे। और ये एक प्रकार से पूरी तरह से 4 इंपॉर्टेंट असेंबलीज वहाँ उस टाइम की बताई गई। कौन कौन सी थी? चोला रूलर्स आल्सो ऑर्गेनाइज्ड देयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनकी प्रांतीय व्यवस्था के हिसाब से वो एक अच्छा मजबूत उनका दबदबा था। उन्हीं के द्वारा डिवाइड किया हुआ था उनके देयर एम्पायर इनटू 6 प्रोविंसेस। कितने पार्ट थे उसके? 6 प्रोविंसेस थे, जिसको कहा जाता था मंडलम। ईच मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू a number of Velenadu or districts. Each Velenadu contained a certain number of villages. The villages was the smallest unit of the Chola administration, which was governed by a Sabha. Each mandalam was put under the charge of a governor. कहने का मतलब ये था कि हर मंडलम जो था वो डिवाइड किया हुआ था अलग अलग वेलेनाडु के रूप में, या डिस्ट्रिक्ट जिसको कह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आज भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जिस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर अलग अलग पार्ट में ब्लॉक्स होते हैं। जैसे फिर उसके बाद में ब्लॉक के बाद में भी क्या होता है, ब्लॉक के बाद में भी उनके अलग अलग तरह के ग्राम पंचायतें वगैरह हुआ करती है। फिर ग्राम होते हैं तो ग्राम प्रधान वगैरह हुआ करते हैं। तो इस तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं जिस प्रकार से प्राचीन समय से चली आ रही है। यहाँ पे हर मंडलम जो डिवाइड किया हुआ था बड़ी संख्या में वेलेनाडूज या डिस्ट्रिक्ट के रूप में। हर वेलेनाडू जो कंटेन करता था सर्टेन नंबर ऑफ विलेजेस का। विलेजेस जो थे स्मॉलेस्ट यूनिट होते थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के, और वहाँ पे सभा वगैरह होती थी। सभाओं के माध्यम से ही वहाँ पे प्रशासनिक काम किए जाते थे। हर मंडलम जो कि एक प्रकार से यहाँ चार्ज था गवर्नर का, वो गवर्नर उसका उत्तरदायित्व होता था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर समस्या हो तो उसका समाधान उस टाइम भी किया करते थे। अब जैसे छोटी से छोटी समस्या होगी, हमारे यहाँ पे क्या है पोजीशन, आजकल वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर्स जा कर के वहाँ की जो कॉलोनी की समस्याएं हैं, आसपास की समस्याएं हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। यही सेम सिचुएशन वहाँ उस टाइम पे भी हुआ करती थी। तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था यहाँ का, जो चोलाओं का रहा, ये बहुत ही अप्रिशिएबल था, प्रशंसनीय था। कहने का मतलब विलेजेस जो बहुत ही तरह से यहाँ मेन सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, या कल्चरल लाइफ जो साउथ इंडिया की रही। एडमिनिस्ट्रेशन जो विलेजेस के थे वो यहाँ पे विलेज असेंबलीज़ के माध्यम से लाए गए। 3 टाइप्स के वर्क यहाँ पे होते थे जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हिसाब से जाने जाते थे। 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस कौन से थे असेंबलीज में? उर, सभा या महासभा और नगरम। ये उर जो था असेंबली, जो कॉमनली विलेजर्स वगैरह जो होते थे। सभा जो लर्नड ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो अच्छे शिक्षित या ज्ञानी लोग कह सकते हैं अपन इसको। नगरम जो कि असेंबली या ट्रेडर्स, जहाँ पे मर्चेंट और आर्टिजन्स वगैरह उसमें शामिल होते थे। लैंडलॉर्ड्स
जो ज़मींदार वर्ग होता था, जो कि अपर कास्ट, या उनको लॉर्ड्स और जो सभाओं के माध्यम से उसको चुना जाता था। यही विलेज काउंसिल्स वगैरह ग्रेट पावर्स भी रखती थी और न्याय वगैरह करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। ये इसके बारे में था। इसके बाद में चोलाओं के बारे में, एक प्रकार से उनके पास में चोलाओं को पावरफुल आर्मी भी उनके पास होती थी। पैदल सैनिक भी हुआ करते थे, फुट सोल्जर्स, आर्चर्स, धनुर्विद्या वाले, हॉर्समैन, घुड़सवार, एलिफेंट कॉर्प्स, जो हाथी वाली सेना, और नेवल फ्लीट, क्योंकि समुद्री रास्ते इलाके भी थे तो नेवल फ्लीट भी हुआ करती थी। नेवी जो मोस्ट पावरफुल विंग थी उस आर्मी की, जो कि यहाँ पे क्या करती थी, एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए आइलैंड्स पे, या मेंटेन करने के लिए जो कमर्शियल रिलेशंस थे डिस्टेंट लैंड्स के हिसाब से समुद्र के आसपास वाले इलाकों पे, तो वो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने का काम करती थी। इसके साथ साथ उत्तर मेरूर टेम्पल, जो कि इंस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके उसमें जो उत्तर मेरूर के नाम से जो मंदिर है वहाँ के उसके इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखे हुए हैं, उसके लेख हैं, वो हमें बताते हैं कि चोला साम्राज्य में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था। तो हमने आज पढ़ा कौन कौन से कारण थे संघर्ष के चोलाओं के साथ में, किंगडम और श्री विजय के जो रहे, क्योंकि, है ना, और किस तरह से नेवी वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, जो श्री विजय अभियान कैसे चलाया गया, कैसे हराए गए, चोला गवर्नमेंट में किस तरह की व्यवस्था होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह किस तरह से काम करती थी, और उसके भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके वो यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी यहाँ पे एम्पायर को 6 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, मंडलम्स जिसको कहा जाता था, और मंडलम जो डिवाइड किए हुए थे वेलानाडु या डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और हर वेलानाडु के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो विलेजेस के रूप में बांटे हुए थे। विलेजेस जो थे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, और हर मंडलम जो कि यहाँ पे चार्ज होता था, गवर्नर उनका इंचार्ज होता था, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ 3 टाइप्स के विलेज असेंबलीज वगैरह भी हमने पढ़ी, जिसमें कि उर, सभा और महासभा या नगरम जिसको कहा जाता था। उसके साथ ही हमने चोलाओं की पावरफुल आर्मी के बारे में पढ़ा, किस किस तरह के सैनिक वगैरह उनमें सेनाओं में शामिल हुआ करते थे। वहाँ के कमर्शियल रिलेशंस स्थापित करने के लिए भी हमें जानकारी मिली। इसके साथ साथ उत्तर मेरू टेम्पल के बारे में हमें पढ़ने को मिला, वहाँ के उस इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा हुआ है, जो कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, चोलाओं की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आप रीड करेंगे, बाकी का लेसन रीड करना। आज के लिए इतना ही है, और रीड करके थोड़ा समझना, 1-2 बार आप रीड करोगे तब ज़्यादा समझ में आता है हमेशा। ठीक है, ओके, बाय।